दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी सत्य घटना बताने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। सड़क किनारे एक घना नीम का पेड़ाच और उसके नीचे एक साइकिल रिपेयर की दुकान। दुकान के ठीक दाहिने हाथ पर कुछ दूरी पर स्थित एक चाय की झोपड़ी। सड़क के दोनों ओर खेत खलिहान व ग्रामीण लोगों के कच्चे पक्के मकान। वहीं पर नजदीक स्थित एक प्राइमरी पाठशाला की आखिरी घंटी बजती है और कुछ ही देर में मास्टर रमाकांत जी अपनी साइकिल को लुढ़काते हुए भूवाल पंचर वाले के पास आ जाते हैं। इससे पहले कि रमाकांत मुख से कुछ कहते, साइकिल रिपेयर की दुकान चलाता भूवाल बोल पड्डा। का जी मास्टर साहेब। हीरो होंडा फिर से पंचर हो गई का पजामा कुर्ता पहने, गले में सफेद रंग का गमछा डाले रमाकांत साइकिल को स्टैंड पर टिकाते हुए कहते हैं, जब तुम्हारे जैसा इंजीनियर काम चलाऊं काम करेगा तो हीरो होंडा रोज पंचर होगी ही भूवाल। रमाकांत की मस्खरी को पहचानते हुए उत्तर देता है, सब हमारा ही गलती है ना मास्टर साहेब। तनिक घाम देखिए केतना है, सूरज भगवान लग रहा है, सब जलाकर राख कर देंगे। भूवाल पास में रखे एक मटके की ओर इशारा करते हुए कहता है, पीजिए ठंडा पानी, गलातर करिए अपना, तब तक हम 2 चाय बोलकर आते हैं। अरे नहीं नहीं, रमाकांत जी बोले, तुम बैठो भूवाल, पंचर बना दो जल्दी, मैं ही जाकर चाय लाता हूं। इधर नीम के पेड्डी के नीचे भूवाल साइकिल को जमीन पर गिराकर उसका ट्यूब निकाल रहा था। उधर रमाकांत मास्टर जी चाय वाली झोपड़ी के पास जा पहुंचे। धूप इतनी तेज थी कि सज डी एचक पर देखने से ऐसा लग रहा था मनो उस पर कोई तरल पदार्थ बह रहा हो। गांव की सडी ढीचकें बहुत ज्यादा चौधी और सपाट नहीं होती। उसी सडी ढीक पर मवेशी, पैदल चलते लोग, दुपहिया, 4 पहिया वाहनों के अतिरिक्त सवारी जीप और लोकल बसें आदि दौड़ती भागती रहती। सड़क किनारे नीम के नीचे बैठा भूवाल अभी पंचर के छिद्र को तलाशने के लिए ट्यूब फुलाकर पानी में डालता ही है कि अचानक एक तेज रफ्तार आती हुई बस अनियंत्रित होकर नीम के पेड़ से जा टकराई। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि सवारियों से भरी हुई बस लगभग 2 भाग में बंटते हुए नीम के पेड़ में पूरी तरह फंस गई। चिलचिलाती कड्डी दोपहरी के शांत वातावरण में अचानक ही कोतूहल उमद्द पद्धा। रोने चीखने की आवाजों के बीच बस में बैठे घायल जिंदा लोग खुद को बचाने की गुहार लगाने लगे। क्षण में ही पास वाली चाय की झोपड़ी से सभी लोग बाहर आकर घायल लोगों को बस से निकालने लग गए। इससे पहले कि दूर थाने से पुलिस आती, ग्रामीण लोग अपना सामाजिक दायित्व निभाने लगे। बस में बैठी कुछ महिलाएं, बुजुर्ग, पुरुष एवं बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे और जो घायल थे उनकी भी हालत अत्यंत गंभीर थी। एक गांव ही है जहां के लोग सबका दुख पहचानते हैं, अतः पुलिस का इंतजार किए बगैर लोग अपने निजी वाहनों से घायल व्यक्तियों को अस्पताल की ओर लेकर चल पड़े। इस पूरे घटनाक्रम में अगर कोई मौन खड्डा था तो वो थे रमाकांत मास्टर जी। अपने हाथ में चाय के 2 कुल्हड़ लिए बेसुध बदहवास खड्डे रमाकांत की आंखें अपने मित्र भूवाल को तलाश रही थीं। हरे रंग का पेड़ जमीन से ऊपर कुछ दूरी तक खून से लाल हो चुका था। चाय का कुल्हड़ाची फेंकते हुए रमाकांत अचानक चेतन की अवस्था में पुनः लौट आए और दौड़कर रोते हुए अपने मित्र भूवाल को बिखरी हुई बस के आसपास तलाशने लगे। लोगों से भरी हुई बस की यह टक्कर सच में खतरनाक थी, क्योंकि तेज दोपहरी में भी रक्त नहीं सूख पा रहे थे। आखिर रमाकांत जी की नजर ठीक पेड़ के नीचे वो बस से बुरी तरह दबे एक मृत शरीर पर पड़ी। भूवाल ही था वो, उसके कपड़ों से जाहिर हो रहा था। बेशक वो खून में डूब चुके थे, हाँ भूवाल ही था वो, क्योंकि उसने अभी तक साइकिल के ट्यूब को अपने हाथों में जगदियाच रखा था। बस और पेडियाज के बीच दबा भूवाल का मृत शरीर रमाकांत खींच भी नहीं सकते थे, अतः वो वहीं बैठकर रोने लगे। भूवाल से बद्धी यारी थी रमाकांत की, भला मित्र की मृत्यु पर कैसे न रोते। स्वयं को दोषी मानते हुए रमाकांत ने हाथ जोड़कर भूवाल से कहा, हमको माफ कर दो भूवाल, हम तुमको चाय लाने नहीं दिए। हमें पता होता कि ये हादसा होगा तो हम कभी तुमको न रोकते। तुम्हारी जान मेरी वजह से गई। भूवाल, हमको माफ कर दो इस घटना को बीते। अभी 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा था
एक रात रमाकांत उस नीम के पेड्डिच के सामने से होते हुए गुजर रहे थे कि तभी एक आवाज आई, मास्टर साहिब, चाय नहीं लाए आप? रमाकांत जी को लगा भूवाल ने बोला। फिर तुरंत उनको ध्यान आया, अरे भूवाल तो मर चुका है। गांव में तो रात बेहद जल्दी हो जाती है, आसपास अंधेरा, उस पर यह भूवाल की आवाज। रमाकांत जी का दिल ढकढकाने लगी। एल स्वयं को हौसला देते और वहम मानकर वो अपने निवास स्थान की ओर चल पड़े डीडे। अगले दिन फिर वही आवाज, मास्टर साहिब, चाय नहीं लाए आप? इस बार रमाकांत बिना घबराए नीम के पेड्डी डीएच के नीचे खड्डीढे हो गए और हिम्मत करते हुए उन्होंने कहा, भूवाल, ए भूवाल। बिना देर किए हुए रमाकांत ने इस घटना के बारे में अपनी बूढ़ी मां को बतलाया। बूढ़ी मां ने बेटे रमाकांत को समझाते हुए कहा, बेटा, भूवाल तुम्हारा मित्र था और उस दिन उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, किंतु उसकी चाय पीने की अंतिम इच्छा अधूरी रह गई। उसे तुमने चाय पिलाने का वादा जो किया था, इसलिए बेटा, तुम उसकी इच्छा को पूरा करो और उसे एक कुल्लौड़ चाय पिला दो। रमाकांत ने मां को टोकते हुए कहा, मां, जब वो जिंदा ही नहीं है तो मैं उसे चाय कैसे पिलाऊं? मां ने रमाकांत को बताया, बेटा, एक कुल्लाड़ गरम चाय लेकर आज रात तुम उस नीम के पेड्ढे के नीचे चले जाना और भूवाल जहां बैठता था उस स्थान पर बिना बोले कुल्लड़ की चाय गिरा देना। तुम्हारे ऐसा करने से उसकी चाय पीने की अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी। 1 बरस बीत गए, किंतु भूवाल की कहानी और उसके चाय पीने की अंतिम इच्छा को रमाकांत जी आज भी सबको बतलाकर याद करते हैं। गांव के नए लड़के रमाकांत जी अंधविश्वासी कहते हैं, पर भूवाल की अंतिम इच्छा अंधविश्वास नहीं बल्कि एक सत्य घटना थी जिसे केवल रमाकांत ही समझ सकते थे। अंतिम बार यह समय 2014 में आया था। ये प्रथम अवसर था जब इस विषय पर मातंग समुदाय के बाहर भी लोगों को इस विषय में जानकारी हुई। ऐसा प्रभु की इच्छा से ही हुआ, अन्यथा 2 युग तक बाहरी दुनिया के लोग इससे अनजान ही रहे हैं। हनुमान जी जब भी यहां आते हैं तब कुछ दिन का समय मातंग समुदाय के मध्य व्यतीत करते हैं। हनुमान जी की चरण पूजा की जाती है, जिसका एक विशेष प्रोसेस है। हनुमान जी अपने दिव्य वचनों द्वारा मातंग लोगों को ज्ञान देते हैं, जिसे ये लोग अपनी भाषा में। कुछ नियम और प्रतिबद्धता है जिनके कारण मैं उन अध्यायों से जुद्धी बात का विवरण नहीं दे सकता। दूसरी बात यह है कि हनुमान जी के शब्दों को बखान करने का सामर्थ्य मुझ जैसे एक साधारण प्राणी में नहीं है। और तीसरा कारण है वर्तमान में अल्प विज्ञान दोष से ग्रसित विचारधारा